कुछ लोग इधर बैठ जाने थे, सामने नजर आ जाए। ये जो कैमरे के पीछे वाले लोग हैं ना, इधर आ जाओ, इन कुर्सियों पर इधर आ जाओ, कैमरे के पीछे वाले। आप सबसे बड़े वो है ना, बुजुर्ग। ठीक है। मीर साहब कैसे हैं? कैमरे नहीं उड़े भाई। जो कहेंगे वो सब सवाल ही है, उसको नोट करते जाना पॉइंट टू पॉइंट। और आपका काम रिसर्च करना है कि जो मैंने कहा वो सत्य है कि नहीं है। ये आपका काम है, ये हमारा काम नहीं, ये आपका काम है सबका, कि आप उसको चटकरे नहीं लेना। आप बैठ जाओ, कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो ना, बैठ जाओ। यहाँ इधर कर लो विक्रमादित्य, नहीं विक्रमादित्य को इधर करो। विक्रमादित्य जी आप इधर आओ, वहाँ से ये कुर्सी ले जाओ, उधर लगा दो। नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। स्वाभाविक तौर पे आपको जो इंटीमेट किया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2:30 बजे आप सभी को संबोधित करेंगे, तो ही इज हियर विद हिज कैबिनेट कोलीग्स एंड आल्सो विद सम एमएनएज आल्सो। तो मेरा दरख्वास्त रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसको प्रेस वार्ता को शुरू करें। थैंक यू सर। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। 21 तारीख को हम दिल्ली गए थे और दिल्ली जाने के बाद पिछले कल वापस आना था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण मेरे 2 कार्यक्रम थे, उन दोनों कार्यक्रमों में मैं उपस्थित नहीं हो सका। आज मैं अभी 2 बजे शिमला पहुंचा हूं। देश के प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई और हमने उनसे हिमाचल के जो हित है उस संदर्भ में बात की। और निश्चित तौर पर मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो बागवानों का तुर्की के सेब से मार पड़ती थी वो आने वाले समय में नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं अपनी सरकार के सभी कैबिनेट कोलीग्स का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। पिछले 3-4 दिन से ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में सुनने को मिली और उस घटनाओं के पीछे क्या तथ्य क्या है, तरह तरह की काल्पनिक बुद्धिमत्ता का परिचय भी कई लोगों ने दिया। और सत्य की खोज में ना जाकर कुछ ऐसी बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं जो बीमल नेगी जी की देहांत से संबंधित है। बीमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और बीमल नेगी जी की किन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की है या कोई और बात है, उसकी पूरी जानकारी जनता के बीच में आनी चाहिए। बीमल नेगी जी की पत्नी मुझे सचिवालय में मिले। मैंने डीजीपी साहब को फ़ोन किया कि उनके जो पति है, जो पिछले कुछ दिनों से घर नहीं आए हैं, अपने घर वालों से संपर्क नहीं किया है, तो परिवार वालों को उसकी चिंता होती है। उनकी पत्नी जी को भी उसकी चिंता थी। वो मेरे पास आए
और उन्होंने कहा कि हमारे पति की कोई अता पता नहीं लग रहा है। मैंने डीजीपी साहब को फ़ोन किया और डीजीपी साहब ने कहा कि हम उसकी खोज कर रहे हैं, और इस मामले को मैंने कहा कि जो भी है तुरंत प्रभाव से इसकी खोज की जाए। खोज शुरू हुई, ज्ञानेश्वर जी की अध्यक्षता में खोज शुरू हुई और उनका शव जो है वो ब्यास सतलुज नदी के किनारे हमें मिला। तरह तरह की बातें उठी और तरह तरह की बातों उठने के बाद मैंने कहा कि भीमल नेगी जी के परिवार को पूरा न्याय मिलना चाहिए। उनका पार्थिव शरीर जब शिमला लाया जा रहा था उस समय कुछ शंकाएं पैदा हुई और पावर कारपोरेशन के एम्प्लॉइज ने उनसे बातचीत की। शव को सड़क पर रखा गया और उनके परिवार वालों द्वारा जगत नेगी जी ने बात की। जगत नेगी जी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जो देश राज है उसको सस्पेंड कीजिए और जो वहाँ के एमडी मीना जी हैं उनको आप तुरंत पद से हटा दीजिए। मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने उनकी परिवार की भावनाओं का आदर किया और मैंने कहा कि भीमल नेगी जी के परिवार को न्याय मिलेगा। आप जाइए। और मेरी जगत नेगी जी ने टेलीफोन पर भीमल नेगी जी की धर्मपत्नी जी से बात करवाई। मैंने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया कि पूरा न्याय मिलेगा। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उस पर राजनीति करनी शुरू कर दी। परिवार को न्याय मिलना चाहिए था कि कौन इसके पीछे लोग हैं, किस प्रकार ये मामला उजागर करना है, ये बीजेपी ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया। जब हमने भीमल नेगी जी के परिवार वालों के कहने से जगत नेगी जी जो वहाँ के हमारे विधायक थे उन्होंने मुझसे कहा और हमने सस्पेंड भी किया। जब हमने उनको कहा मौखिक रूप से तो उन्होंने कहा कि हमें ऑर्डर हाथ में ला के दीजिए। हमने ऑर्डर हाथ में ला के दिया और मीना जी को भी वहाँ से हटा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र के समय ये बात किसी संदर्भ में उठी तो मैंने कहा कि मेरी उनकी पत्नी से बात हुई, क्योंकि जब उनकी पत्नी से मेरी बात हुई थी उस समय उनका पार्थिव शरीर सड़क पर पड़ा था और मैंने कहा कि हम उसकी जांच कर रहे हैं और हमने जांच कमेटी हम उसकी जांच कर रहे हैं। मेरे पास भीमल नेगी के परिवार वालों ने कभी ये नहीं कहा कि आप प्रशासनिक स्तर पर भी जांच कीजिए। मैंने ओंकार शर्मा के नेतृत्व में अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। ओंकार शर्मा जी उस जांच को अभी कर रहे थे, अभी 15 दिन नहीं हुए। ओंकार शर्मा जी ने कहा कि अभी मुझे 2-3 दिन लगते। इसके बीच में विधानसभा में एक सवाल पैदा किया गया जयराम ठाकुर जी के द्वारा। मैंने कहा कि हम उनके परिवार को न्याय दिलाएंगे और हमारी जो कार्रवाई है, अभी तक परिवार वाले हमारी कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन उनको रिपोर्ट जल्दी चाहिए क्योंकि उनकी डेथ के बाद ये कोई 26-28 की बात है, 8-10 दिन ही हुए थे या इससे ज़्यादा हुए होंगे, बात खत्म होगी। इस बात को भी कोर्ट किया गया कोर्ट में कि हमने झूठ बोला। हमने झूठ नहीं बोला, ये बात सत्य थी। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे स्टेट में इसकी कॉल दी। उन्हें भीमल नेगी के मामले में कोई रुचि नहीं थी, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए वो बात करते रहे।
उसके बाद मुझे जगत नेगी जी ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और हमने एफआईआर दर्ज करवाई, जबकि उनके परिवार वालों ने यह कहा कि उनको हटा दीजिए। बड़े प्यार से, विनम्रता से उन्होंने कहा। और मैं आज भी कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए सब प्रकार से अपनी लड़ाई लड़ेगी। उसके बाद रिपोर्ट आने में देरी हुई। कुछ समय मैं टूर पर चला गया और देरी हुई। अब एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार पेखू वाला प्रोजेक्ट का नाम लेकर राजनीति करते हैं। उन्हें बिमल नेगी के मामले में कोई रुचि नहीं है, उन्हें सरकार को बदनाम करने के मामले में रुचि है। 15 अप्रैल आया, मैंने धर्मानी जी को कहा कि आप किन्नौर जा रहे हैं और आप उनके परिवार से संपर्क करना। एसडीएम के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई और उनकी जो पत्नी थे वो कहीं बाहर गए थे अपने काम से, वो उनसे बातचीत नहीं हो सकी। भाई भी बाहर और उनके भाई भी बाहर थे। हम ये जानना चाह रहे थे कि वो कोई और इंक्वायरी से आगे तो नहीं बढ़ना चाहते। उतने में भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के नेता है सूरत नेगी जी, उन्होंने राजनीतिक चाल चली और मीडिया ट्रायल के माध्यम से जनता को भ्रमित करने लगे कि प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के तहत भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने कहा कि कई बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार की बात की और माननीय है बिमल नेगी जी की हत्या को, उसके आत्महत्या या हत्या, मैं इसमें बारे में कुछ नहीं कह सकता, को जोड़ने की कोशिश की। बिमल नेगी जी एक अच्छे, ईमानदार और कर्मठ अधिकारी थे। अब मैंने जब उसके बारे में पता किया तो हमने प्रेस के माध्यम से भी संबोधित किया हमारे मिनिस्टर्स ने कि बिमल नेगी जी 15 जून 2024 को पावर कारपोरेशन में ज्वाइन करते हैं शिमला हेड ऑफिस में। मैंने पूछा उनको कि 9 महीने में ऐसी क्या प्रताड़ना हुई कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। हमने उसके लिए ओंकार शर्मा की और एफआईआर दर्ज करवा के इंक्वायरी करवाई गई। पता चला जब मुझे पुलिस वाले आए कि वो 1 जुलाई 2024 को एंजाइटी थी उनको और मेडिसिन खा रहे थे। लेकिन क्या उन पर किस प्रकार का इन अधिकारियों ने दबाव डाला, उसकी जांच भी हमें करनी जरूरी थी। मैंने उस मामले की गहनता से जांच करने के आदेश दिए और उस मामले में उनका परिवार हाई कोर्ट चला गया। सीबीआई की मांग की, वो अगर आते भी मेरे पास भी मिल जाते कि हमको इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो मुझे, अगर वो मुझसे भी कहते कि अगर मुझे सीबीआई की इंक्वायरी करनी है तो हम भी इस बात का जवाब उनको दे देते कि हम करवाते हैं। लेकिन वो मीडिया ट्रायल जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, उस राजनीति का वो शिकार हुए। फिर क्या हुआ, उस परिवार को शक होना लाजमी था, बिमल नेगी जी के परिवार वालों को,
जब एक रिपोर्ट कुछ और कहती है, दूसरी रिपोर्ट कुछ और कहती है और तीसरी रिपोर्ट कुछ और कहती है। उनको इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जो भी उनको रिपोर्ट दे रहे थे वो सत्य नहीं बता रहे थे। अब पहली रिपोर्ट जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के समय यह पता लगा कि एक पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव को एक जो अधिकारी है वो एक दूसरे फोन से बात कर रहा है। फिर पेन ड्राइव को फॉरेंसिक लैब के पास भेजा गया। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा कि जो भी पेन ड्राइव से ओमिट होता है उसको रिट्रीव कर लिया जाता है, वो सारा रिट्रीव हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के सारे पहलू की जानकारी उनके परिवार द्वारा जब हाई कोर्ट में दी गई, वो सारे पहलू की जानकारी हाई कोर्ट में देते जा रहे थे। जब हाई कोर्ट में वो दे रहे थे तो पुलिस अधिकारियों की आपसी खींचातानी भी उसमें आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिस अधिकारियों की खींचातानी में डीजीपी ने भी एक एफिडेविट दायर किया। एफिडेविट दायर करने से पहले वो मुझे मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि एसआईटी को हम बदल देते हैं। मैंने उन्हें इनकार किया और कहा कि एसआईटी को बदलना इसलिए उचित नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उसका राजनीतिकरण कर रहे थे। वो तो धरने दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो परिवार वालों के लिए न्याय नहीं मांग रहे थे, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। तो मैंने कहा कि मुझे डीजीपी ने कहा, मैंने बोला ये अच्छा नहीं है, इससे अच्छा हम ऐसा करते हैं कि हम इसको खुद ही सीबीआई को दे देते हैं। मैंने खुद कहा डीजीपी को, और मैंने कहा कि आप जो भी करना है आप सब सहमति से, न्याय परिवार को मिलना चाहिए। विमल नेगी की मौत कैसे हुई है उसको ध्यान में रखकर आपको करना चाहिए। कोई गलती होगी मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, किसी को छोड़ूंगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी थी, और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी साहब और मैंने एजी को बोला जो भी है आप बैठ के सच्चाई को सामने लाना। मैंने खुद कहा, एफिडेविट फाइल हो गया। एजी साहब कह रहे कि मुझे इसका पता ही नहीं था। ठीक हुआ, सरकार की तरफ से ये जिस प्रकार का बात हुई, मैं यहां था नहीं, ठीक है, नहीं पता था। अब सवाल क्या पैदा होता, एजी कुछ, डीजीपी कुछ और एफिडेविट फाइल कर रहे हैं, और पुलिस की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। फिर एक ओंकार शर्मा जी जो हमारे एसीएस थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। मुझे उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और देखिए जो उन्होंने मुझे रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट पर मैंने पूछा कि जिन पर आरोप लगे हैं क्या उनसे आपने पूछा है कि आप पर इन आपके पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों ने ये आरोप लगाए हैं। उसकी जानकारी के लिए हमने एजी से ओपिनियन मांगा। उन्होंने कहा इनसे पूछा जाना चाहिए। वो पूछा नहीं गया, और उन्होंने कहा कि मैंने जो लिखा है वो ठीक है। उन्होंने जब मैं अपनी इसलिए रिपोर्ट आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि मैं पब्लिक, आप भी ले सकते हो उस रिपोर्ट का। उन्होंने पूछा नहीं, तो मैंने जब रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें सबसे बड़ा आरोप एक विपिन गुलेरिया जी थे जो पावर कारपोरेशन के एम्प्लॉइज थे, और एक दो लोग और थे। उन्होंने मीना और देशराज पर आरोप लगाए।
और उसमें पेखू वाला प्रोजेक्ट भी जोड़ा। अब पेखू वाला जब प्रोजेक्ट जुड़ गया, जो कि सबसे बड़ा हिमाचल का 32 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, तो मैंने पूछा, जो आरोप लगाने वाला अभी आते हुए मैंने पूछा वो कौन है? वो पेखू वाला प्रोजेक्ट का हेड था। पेखू वाला प्रोजेक्ट का हेड कौन था? जो मीना और देशराज पर आरोप लगा रहा था। उस ठीक है, हेड ऑफ द प्रोजेक्ट कौन था? मैंने पूछा वो कब तक था? मैंने प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, अप्रैल महीने में शिलान्यास किया और 15 अप्रैल 2025 से पहले वो बनकर तैयार हो गया। प्रोजेक्ट का हेड करने वाला अगस्त 2024 तक था, नहीं 15 अप्रैल 2024 को पूर्ण हो गया। 15 अप्रैल 2024 को पूर्ण हो गया। अब 15 अप्रैल 2024 को प्रोजेक्ट हुआ, प्रोजेक्ट का हेड अगस्त 2024 तक था। जब मुझे पता लगा कि उन्होंने एलिगेशन लगाए तो मैंने बोला इस एलिगेशन का जवाब उनसे पूछा जाना चाहिए, कानूनी राय ली जानी चाहिए। ये एसीएस की रिपोर्ट में था। एसीएस साहब ने कहा कि इसके लिए कोई स्पेशल टीम गठित की जाए। हमने कहा कि इसके बाद स्पेशल टीम करेंगे, लेकिन जिसने आरोप लगाए वो बात भी सत्यता आनी चाहिए। अब हुआ क्या? भ्रष्टाचार पर चर्चा दिसंबर में आई। हमने विधानसभा में उस चर्चा को स्वीकार किया। उस समय उनके नेताओं ने पेखूवाला पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और यह कहा कि जो हिमाचल का पेखूवाला प्रोजेक्ट 220 करोड़ रुपए का है, जिसमें 6 करोड़ 51 लाख यूनिट बिजली पैदा होनी है, और गुजरात का जो प्रोजेक्ट है 144 करोड़ का है, जो कि झूठ बोला गया। तो मैंने विधानसभा में कागज रखे और विधानसभा में दिसंबर 2024 में कागज रखे हुए हैं। दिसंबर 2024 में कागज विधानसभा की आप फाइल पर जा सकते हैं। बीमल नेगी जी के परिवार के साथ नहीं है उसमें। उस समय बीमल नेगी जी फीडबैक देने के लिए जब ये काम हुआ था सबके साथ आए होंगे। ठीक हुआ। और जब कल जयराम ठाकुर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस मुद्दे को बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि जयराम ठाकुर जी जो भी है वो तथ्यों के साथ बात करें। जब कागज विधानसभा में रख दिए जाते हैं और उस कागज की सत्यता होती है, अटेस्ट करके रखते हैं, अगर कोई झूठ बोलता है तो उसके खिलाफ विधानसभा का अध्यक्ष कार्रवाई कर सकता है। अब जो प्रोजेक्ट का हेड है, अभी तक उसमें जो भी प्रोजेक्ट की पेमेंट हुई है वो की है जिसने आरोप लगाए विपिन गुलेरिया ने, उसने 170 करोड़ की पेमेंट कर दी, जिसने अपने अधिकार के अधिकारियों पर आरोप लगाए। अब आप बताइए, क्या उन अधिकारियों को भी मौका नहीं मिलना चाहिए था कि उनकी बात को यह करने के लिए? वो मैंने ओंकार शर्मा जी की फाइल पर लिखकर लॉ को भेजा, लॉ का ओपिनियन लिया गया, ये बात होगी। इसलिए मैंने आपको जो कह रहा हूं कि आप सब बातों को बड़े ध्यान से सुनना। एक पत्नी का पति चला गया, एक भाई का भाई चला गया, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। मीडिया की ट्रायल के द्वारा बीमल नेगी की जो मौत हुई है उसके पीछे वो अपना स्वार्थ साध रही है। उनके परिवार के साथ उनको कोई सहानुभूति नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हम आज भी उनके परिवार के साथ है। अगर अन्याय होगा फिर भी पूरी सरकार बीमल नेगी जी के परिवार के साथ खड़ी होगी। कहीं भी उनको शक होगा हम उस चीज को
जनता की अदालत में उनके परिवार के सामने लाएंगे। तो ये तो है इस रिपोर्ट्स की बात। कॉपियां ले सकते हैं आप, जो भी चाहना चाहे ले सकते हैं, जिस प्रकार भी लेना चाहे। और ये बार बार मीडिया ट्रायल करके वो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में जिनके खिलाफ उनके पूर्व मंत्री और उनके खिलाफ हमारे पास कागज, वो लोग बात कर रहे हैं। एक अभी नए एमपी बने हर्ष महाजन जी, जो भ्रष्टाचार के वोटों पर चुनकर राज्यसभा के एमपी बने हैं। एमएलए खरीदे गए, एमएलए खरीदे के बने ना, मेजोरिटी कांग्रेस की थी। और हिमाचल प्रदेश की जनता और देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमें द्वारा 40 पर पहुंचाया। वो कल परसों भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। जब वो चेयरमैन बने हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के, तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस भारतीय जनता पार्टी ने रजिस्टर्ड किया। और भारतीय जनता पार्टी ने रजिस्टर्ड किया कि वो चेयरमैन गलत बने हैं। वो जिस सोसाइटी के मेंबर बने हैं वहां कभी रहे ही नहीं है, और चुनावों से पहले उसको थोड़ा विड्रॉ कर दिया गया। तो वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं। और जयराम जी को भी वास्तविकता के साथ बात करनी चाहिए, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। 5 साल बाद चुनाव आते हैं, जनता उसका जवाब देती है। झूठ जितना मर्जी बार बोला जाए, उसका सामना सच्चाई से होता है, और सच्चाई के साथ झूठ कई बार टकराता है। बार बार झूठ बोलने से सच साबित नहीं हो जाता। इसलिए जयराम जी को भी वास्तविकता, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कागज लेके पूरी इन्वेस्टिगेशन करके बोलना चाहिए। और जिस प्रकार का कोई भी अधिकारी अनुशासनहीनता करता है, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता हमारी सरकार में सहन नहीं की जाए। फिर उसके बाद एक और पहलू आता है, हाई कोर्ट का पहलू आया। हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच दी। हिमाचल प्रदेश सरकार, हाई कोर्ट उस जांच को स्वीकार करती है, कोई अपील नहीं करेगी। हम चाहते हैं बिमल नेगी के परिवार को न्याय मिले। लेकिन मैं एक जस्टिस साहब की एक टिप्पणी से सहमत नहीं हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। जब कभी भी कोई ऐसी जांच होती है तो उसमें हिमाचल का और जो बेनिफिशियरी है कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हो सकता। ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हिमाचल के हाई कोर्ट में कितने जस्टिस हैं जो हिमाचल से संबंधित है। ये प्रश्न चिन्ह है। इसलिए इस बात को मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार की टिप्पणी से हमें बचना चाहिए। और ये सब चीजें जो है, हम सब नियम के अनुसार बंधे हैं, कानून के हिसाब से बने हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि हम कानून की पालना करें। और हमने कह दिया आपको, हिमाचल प्रदेश सरकार बिमल नेगी जी के परिवार को न्याय देने के लिए सीबीआई जो कुछ भी मदद मांगेगी, हमारी सरकार उनको सब प्रकार से मदद देगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी पेखूवाला से संबंधित बोल रहे हैं, और भी किसी के पास, किसी पत्रकार बंधुओं के पास भी कोई कागज हो, वो कृपया करके सीबीआई वालों को दे दे। सच्चाई कभी हार नहीं सकती। ना तो इस प्रदेश को लुटने दिया जाएगा, ना लुटाने दिया जाएगा। और मैंने विधानसभा में मेरी बात नहीं सुनी थी कि हम युद्ध भूमि में जा रहे हैं। ईडी अपना कार्य कर रही थी। इसलिए हम कहते हैं कि महज झूठ बोलने से कोई झूठ सच नहीं हो जाता।
इसलिए आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने पहले कहा उस बात का आप ध्यान रखना। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये विपक्ष की भी जिम्मेवारी बनती है कि बीमल नेगी के परिवार के संदर्भ में उस हमारी बहन पत्नी जो बीमल नेगी जी की है, किरण नेगी जी, उनको न्याय मिलना चाहिए। हम बड़े हैं, हमारी उनको न्याय मिलना है। उनसे अगर आपके पास भी कोई ऐसे कागजात है वो आपको सीबीआई को देने चाहिए। और जो भ्रष्टाचार की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं उनको भी सीबीआई में देना चाहिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें राज्य सरकार का कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ आना चाहिए और जनता की अदालत में आना चाहिए। ये मैं आपको ये कहना चाहता हूं। पीछे चर्चा चली कि हम उस पर अपील दायर करना चाह रहे हैं। हम कोई भी अपील, जो भी हाई कोर्ट का निर्देश है उसकी अनुपालना अक्षरश की जाएगी। लेकिन जो भी साजिश पीछे जैसे सरकार गिराने की जो लोग करते आए हैं उनके षड्यंत्र का जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता देगी। धन्यवाद। सर, दो स्टेटमेंट्स हैं, दो अलग अलग एफिडेविट्स हैं और चाहे वो स्टेटमेंट्स के थ्रू हो चाहे एफिडेविट के थ्रू हो। डीजीपी कहते हैं एसपी शिमला इन्फ्लुएंस कर रहे हैं केस को, जो उन्होंने अपने एफिडेविट में कहा है। एज डीजी क्या वो एसपी को सैक नहीं कर सकते थे, बदल नहीं सकते थे उस वक्त? क्या ये आपके ध्यान में था? नंबर 1। नंबर 2, एसपी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार का अगेंस्ट ड्रग्स जीरो टॉलरेंस है, एसपी ने बड़े आरोप लगाए हैं जो डीजीपी हैं वो ड्रग पैडलर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू बोथ द क्वेश्चंस? देखिए, एक बात है कि आपका क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है। जब आपको नहीं आपका जो उनका स्टेटमेंट नहीं आपका क्वेश्चन अगर ठीक होता तो मैं उसका जवाब देता। आपने कहा है कि बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, हम मान लेते हैं। पॉलिटिक्स को छोड़ के आपने कहा इनडिसिप्लिन बाय ऑफिशियल्स विल नॉट बी टॉलरेटेड। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट विल नॉट गो इन अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट ऑर्डर, बट द एसएसपी सेड कि एसआईटी उसको चैलेंज करेगी। सो इन व्हाट कैपेसिटी डज द एसपी से? Is that not indiscipline? Secondly, he has raised questions on the Chief Secretary, Constitutional Authority, former DC, present DC and the ACS. Is he competent enough to raise questions on all senior officers? Is this not an इस सब मामले की मैं अभी फीडबैक ले रहा हूँ। आपने जो कहा है, अभी मैंने मीटिंग बुलाई है, ये मैं सिर्फ अभी फीडबैक ले रहा हूँ और हम जो फीडबैक होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स पर परसेप्शन क्या बोलते हैं सब देखा जाएगा। सीएम साहब, डीजीपी ने ऑलरेडी एक लेटर लिखी थी एसीएस को सीकिंग सस्पेंशन ऑफ द एसपी आफ्टर हिज एलिगेशंस दैट वर मेड। सो एनी एक्शन हैज बीन टेकन ऑन दैट? नहीं, आपके पास कोई ऐसा लेटर है जिसको लिखा गया? जी, आपके पास है जी। अब तो ये भी बड़ी इंक्वायरी बन गई कि आप लेटर कैसे पहुंच गया, सीक्रेट है, ये भी तो पूछना पड़ेगा। अगर ये लेटर पड़ा है तो ये भी एक मैटर है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि मुझे अभी तक पहुंचा नहीं है जो अभी चल रहा है। और आप सुनिए, आप मेरे पास देखिए आपकी अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट योर व्यू, पर आपके पास पहुंचा और मेरे पास पहुंचा नहीं है, तो ये भी बड़ी अच्छी है कि जो पत्रकारिता के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं उनको ये बोलना चाहिए कि सीएम के पास तो पहुंचने दो, 2 बजे आया हूँ, मेरी अभी एक और मीटिंग है। तो ये बड़ी, देखिए मेरी बात सुन, है ना बात, आपके पास है, मुझे व्हाट्सएप कर देना अपना, ठीक है। आई विल इंक्वायर दिस मैटर। सर, द अदर थिंग व्हिच आई वांट टू आस्क इज, ऑलरेडी हाई कोर्ट ने ये कहा है अपने ऑर्डर में कि जब सरकार के पास एसीएस की रिपोर्ट आ गई थी, व्हाई वाज द गवर्नमेंट सिटिंग ऑन इट, नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन दैट? एक बात आपको कहना चाहता हूँ, मैंने तीनों रिपोर्टों का आपको जायजा बता दिया और आपको कहा कि आपने, मेरे पास रिपोर्ट आई, मैंने उस पर, जब उस रिपोर्ट को पढ़ा मैंने कि वो फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए थी ना, तो जैसे आप पर आरोप लगा
और किसी ने आपके पत्रकार, साथ वाले पत्रकार ने आरोप लगा दिया, इस क्या नाम है इनका, ये सौरभ राशन ने शैली डोगरा पर आरोप लगा दिया, तो शैली डोगरा को ये अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए कि आप पर जो आरोप लगाया उसकी क्लैरिटी आनी चाहिए थी। तो मैंने जब ये पढ़ी रिपोर्ट तो उसके बाद मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को मार की। ऑल्दो वी आर टेकिंग एक्शन लेने लगे तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमको बोला लीगल ओपिनियन आप उनसे ले लो, ठीक है। ये कहना कि इतने दिन पड़ी रही, क्या एसआईटी की रिपोर्ट आपके पास नहीं आ रही थी हाई कोर्ट में? ये कहना भी गलत था कि एसआईटी की जो रिपोर्ट थी वो भी आ रही थी और हम इसकी रिपोर्ट भी दे रहे थे। तो जब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई तो मैंने एजी से ओपिनियन मांगा कि जिस पर आरोप लगाया उसका भी एक अधिकार बनता है। हम न्याय की गद्दी पर बैठे हैं, एक के साथ अन्याय कर दे, एक के साथ न्याय कर दे, ये नहीं होता। तो मैंने बोला इनसे भी पूछा जाए। और आरोप लगाने वाला कौन है? जो उसका हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स है। जब मैंने पढ़ा तो मैंने इनसे पूछा कि ये कौन है, किसका रिश्तेदार है, तो उसका ये दायित्व नहीं बनता था कि इनको पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और जब उन्होंने रिपोर्ट मैंने उनको फाइल भेजी, उनकी रिपोर्ट सबमिट कर दी, उसके बाद हमने आपको रिपोर्ट ओपन कर दी है। और मुझे ये भी पता होता कि उनका परिवार भी मिलता तो मैं भी सीबीआई को देता, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आपने अभी एक स्टेटमेंट दी कि डीजीपी साहब ने एफिडेविट फाइल करने से पहले ही हैड मेट यू, और वहां पे आपने ये बोला था उनको कि हम सीबीआई को ये केस हैंडओवर कर देते हैं। बट व्हेन एजी स्टैंड्स इन द कोर्ट एंड ही सेज कि हम ये ऐसे हम लोग नहीं हैंडओवर करना चाहते हैं, एंड ही इज डिफेंडिंग दिस इट, तो आरंट दीस टू नहीं, मेरी बात सुनिए। कॉन्ट्राडिक्टरी? जब मेरे से बात हुई थी तो मैंने उनसे बात की थी, फिर मैंने डीजीपी को बोला आप चीफ सेक्रेटरी और एजी बैठ के इस पर फैसला करें, ये बात थी, ठीक है। उसमें और उसके बाद आपको एक बता दें, उसके बाद उनकी मीटिंग सवेरे 9 बजे हुई जिस दिन उन्होंने एफिडेविट देना था। मैं उसके बाद निकल गया था, मैं मेरे ख्याल निकला था या अगले दिन आना था, मुझे पता नहीं था, और मैं 4 दिन रह गया। 4 दिन में इतनी बातें हुई। अब हम नीति आयोग की कल बैठक में बैठे थे, मैं आपको अब ऐसे बोल रहा हूँ, तो 6 बजे मुझे पता लगा कि किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जो भी है डिसिप्लिन के दायरे में सबको रहना पड़ेगा। उस मामले में मैं अभी एक बैठक जल्दी ही करने जा रहा हूं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। सर, डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, थैंक यू। आप बताओ। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर। दिल्ली गए, नीति आयोग की बैठक में गए और काफी 2.5 साल बाद आपने मीटिंग अटेंड की और प्रधानमंत्री जी से भी मिले, और तो आपको क्या उम्मीद है कि नहीं, राशि जल्द मिलेगी या इसमें भी डिले होगा? ये एक मेरे को अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि ये माहौल जो गरमाया हुआ, उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ों का आपको जानकारी आपको देता मैं। एक और मैं कहना चाहता हूँ कि नीति आयोग में जब मैं CR पाटिल जी से मिलने गया तो BBMB का एरिया 11 साल से फंसा पड़ा है। उन्होंने कहा कि शौ बांध पर, यार मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ भैया, आपको इतना इम्पेशेंट होने की जरूरत क्या है? अभी बात दे रहा हूँ ना, जब वो सवाल पूछ रहे। तो उसके बाद ये CR पाटिल जी के साथ मेरी मुलाकात हुई। किशाऊ बांध पर वो बातचीत करना चाहते थे। किशाऊ बांध की बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल उसमें अड़ंगा ना अड़ाए। मैंने कहा पहले जो 11 साल से हिमाचल जनता का जो पैसा फंसा है BBMB का, उसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें अवार्ड किया है, उसके बाद हम किशाऊ बांध की बात करेंगे। धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन बोलो। अच्छा प्रकाश, तू पछाड़ा नहीं मैंने। प्रकाश गंजा, ये तो गंजा हो गया आप। प्रकाश आपको पछाड़ा ही नहीं है, क्या हुआ ये? बोलो आप पछाड़ा। आपके क्वेश्चन के लिए बैठ गया, बताइए। सर मेरा सवाल ये है, एसआईटी कह रही है कि हम लोग जो है अपील में जाएंगे, क्या सरकार एसआईटी को परमिशन देगी? क्योंकि आपकी परमिशन ऐसा है, ये जो भी मामला है, इस सारे मामले की अभी जाके मैं तहकीकात कर रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ। धन्यवाद। ये सेब इंपोर्ट पर, तुर्की के सेब पर नहीं हिंदुस्तान की सरकार खरीदेगी।
सर लगातार बहुत अच्छी बोलने थे। मामले बढ़ रहे हैं सर। आप भी कहते हैं